हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन 2 में। आज के वन शॉट सीरीज भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बचे हुए टॉपिक को खत्म करने वाले हैं बहुत कम समय में और आसान भाषा में। अगर आप भाग 1 को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं बता दूं, यदि आप कक्षा 10 में हैं और 95 स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि भाग 1 में हमने आधा टॉपिक को समाप्त कर दिए थे और इस वीडियो में आधा टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं। आपको कम समय में और ज़्यादा समझ में आने वाली यह वीडियो है, जो कि 1 घंटा नहीं बस 10 मिनट में आपको पूरा अध्याय खत्म करने वाला यह सीरीज है, जो कि ऑल टॉपिक को समझाऊंगा ताकि आप इस वीडियो को यानी कि कम समय में पढ़कर जाएँ और जो है कि जितने भी आने वाले परीक्षाओं में इस चैप्टर से प्रश्न को हल कर सके। तो पहला आपको जो है कि हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें जो है कि पहला जो हेडिंग आपको दिख रहा होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर सरल शब्दों में मैं इसको प्रिंट करके लाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है। यानी कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे। यहाँ पर पहले वीडियो में समझा दिया हूँ अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। और जो है कि एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो ए जो है पदार्थ है और बी पदार्थ, यानी कि ये 2 पदार्थ हैं जो कि एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण में जैसे कि कोयले का दहन यानी कि जब कार्बन और प्लस यानी कि ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, जब कार्बन डाइऑक्सीजन जो है कि मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे हैं तो एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा देखिए, जल का निर्माण में जैसे कि यहाँ पर H+ यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं। H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और प्लस जो है कि ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, जल का। तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और आगे देखिए, आगे जो है कि हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपको देख लेना होगा। ये भी सरल शब्दों में बस 1 लाइन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्पाद के निर्माण जब होता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक तरीके से और मतलब समझ सकते हैं बस हेडिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है ऊष्मा और क्षेपी। ठीक, ऊष्मा और क्षेपी का अर्थ है क्षेपण यानी कि निकलना। तो यहाँ पर यानी कि लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो, उससे जो है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता हो उससे हम मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये सरलतम जो कि शब्दों में डिफिनेशन हो गया। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर जैसे कि मीथेन और प्लस ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाई और जल के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि ऊष्मा निकल रहा है, उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं यहाँ पर, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर यानी कि 2 या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, जो कि वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरलतम रूप में दिखाया गया है कि जब ए जो है एक पदार्थ है, यानी कि एकल यानी कि एक अभिकारक है, जो कि जब यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है यानी कि किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो ये जो है कि 2 पदार्थों में किसी की उपस्थिति में 2 पदार्थों में मतलब कि टूट जा रहा है, जैसे कि BC में यह टूट जा रहा है, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, ये उदाहरण नहीं है, पहले इसका जो है कि वियोजन अभिक्रिया को हम 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ऊष्मीय वियोजन। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन होता क्या है ये देखते हैं। तो जिसमें ऊष्मा द्वारा जो है कि मतलब कि वियोजन हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा द्वारा वियोजन हो यानी कि टूट जाए, एक या एक से अधिक पदार्थ में टूट जाए, तो वहाँ पर ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए उदाहरण में, यहाँ पर फेरस सल्फेट है, जब यहाँ पर ऊष्मा मतलब कि के उपस्थिति में इसको जो है कि विभाजित किया जा रहा है, किसमें, फेरस ऑक्साइड जो है कि 3 जो है कि पदार्थों में यहाँ पर विघटित यानी कि अलग अलग हो गया है, तो यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है कि यहाँ पर टूट जा रहा है। और तीसरा देखिए, तो तीसरा में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लेड है, लेड नाइट्रेट है, जो कि ऊष्मा की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में यह टूट गया। ऐसे अभिक्रिया जो है कि हम समीकरण एग्जाम में लिखकर लाएंगे। यहाँ तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं विद्युत वियोजन किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर विद्युत वियोजन किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो जिसमें विद्युत प्रभावित कर यानी होने वाला वियोजन, जब हम विद्युत को प्रभावित करते हैं किसी पदार्थ में तो वो एक या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो वहाँ पर विद्युत वियोजन होता है। कैसे, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है क्या, यहाँ पर जल है, इसमें जब विद्युत धारा उत्पन्न किया जा रहा है यानी कि के उपस्थिति में, तो यहाँ पर किसमें बट जा रहा है आप देख सकते हैं, किसमें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यह टूट जा रहा है यानी अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, कैसे, यहाँ पर चित्र द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक का मग है, क्या है, प्लास्टिक का एक मग है जो है कि जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसमें ऑक्सीजन भरा गया है और इसमें हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर पानी को भरा गया है, ठीक, और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा पानी है, और यहाँ पर ग्रेफाइट जो है कि रॉड लगा दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, परख नाली है, और यहाँ पर जो है कि ये एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसको यानी कि यहाँ पर एक स्विच लगा दिया गया है, और यहाँ पर एक एनोड पर और यहाँ पर एक कैथोड पर ये रबर का स्टॉपर है जो कि यहाँ पर भेजता है किसे, यानी करंट यहाँ पर मतलब कि फ्लो ना करे। इसलिए यहाँ पर जब ये विद्युत को प्रभावित यानी कि बटन को, स्विच को जब दाबा जाता है तो यहाँ पर एक विद्युत प्रभावित यानी धारा मतलब कि जब जल में मिलती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऐसे आप चित्र बना देंगे तो एग्जामिनर पूरा मार्क्स दे देगा। और यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, तो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो उदाहरण में देख सकते हैं आप कि उदाहरण में क्या दिया है कि AgCl जो सूर्य की प्रकाश की यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें बट जा रहा है, Ag + Cl यानी कि दो मतलब कि पदार्थों में बट जा रहा है। और यहाँ पर AgBr जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो भागों में बट जा रहा है, Ag और Br2, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है, तो प्रकाशीय वियोजन का प्रयोग होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ऊष्माक्षेपी यानी कि ये शोषी अभिक्रिया, क्षेपी था और यहाँ पर शोषी अभिक्रिया है। कैसे शोषी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ ऊष्मा और शोषी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी कि उससे हम अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यह लिख सकते हैं। या तो यहाँ पर सरलतम रूप दिया है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में जो है कि अभिकारकों को जब तोड़ा जाता है ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे ऊष्मा जो है कि शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए, तो उदाहरण में जो है कि फेरस है प्लस कॉपर सल्फेट है, जब यह अभिक्रिया करता है तो ये जो है कि कॉपर से फेरस अधिक क्रियाशील होने के कारण यह सल्फेट को अपने ओर खींच लेता है, इसलिए यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है, यहाँ पर कॉपर अलग होता है। जैसे कि आप उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि कोई पहलवान है, ठीक, और प्लस और यदि तुम हो, यानी कि मान लीजिए कि तुम हो और एक कोई और मतलब कि दोस्त है, ठीक, अब दोस्त है और वो चाहता है, पहलवान चाहता है ये मेरा दोस्त बन जाए, यानी कि डांट वोट कर बना ले, तो आप जो है कि ये दोनों हो गए, और जब पहलवान से लड़ा जाएगा तो आप तो नहीं लड़ सकते, तो इसलिए यह पहलवान आपके दोस्त को छीन लेगा। यही जो है कि यहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, यही कार्य यहाँ पर हो रहा है। कम क्रियाशील यानी कि अधिक ताकतवर यानी कि कम ताकतवर, और यहाँ पर अधिक क्रियाशील यानी कि अधिक ताकतवर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर एक परखनली है और इसमें एक धागा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, धागा, और उसमें जो है कि एक स्टैंड मतलब कि बना लिया गया है, उसमें एक परखनली को इसको जो है कि परखनली लिया गया है और एक धागा को जो है कि परखनली से बांधकर दो यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन है, ये कॉपर सल्फेट है और ये लोहे की कील आपको दो दिख रहा होगा। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है लोहे की कील, तब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कि कॉपर की परत जम गई, जैसे कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा और फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया, यहीं पर बता रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोहे की कील जो है,
लोहे की कील पर भूरे रंग का जो है कि कॉपर का परत जम गया है और जो कि कॉपर सल्फेट जो है कि नीले रंग का हो गया है। उसके बाद कॉपर सल्फेट का जो विलयन हो गया है वो नीले रंग का हो गया है और फेरस सल्फेट का निर्माण के कारण जो है कि यह विलयन नीले रंग का हो गया है। उसके बाद देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, ये नहीं पढ़े हैं कि जिंक कॉपर के से जो है कि अधिक क्रियाशील तत्व था, इसलिए वह विलयन का हो गया, नीले रंग का हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये देखिए जान लेते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण और दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस उदाहरण में आप समझ सकते हैं कैसे। तो ये देखिए, तो उदाहरण में क्या है कि ये दो मतलब कि मतलब पदार्थ हैं, ये भी दो पदार्थ हैं और यहाँ पर जो है कि यानी कि कैल्शियम और सल्फेट का आदान प्रदान कर दिया गया, यानी कि उत्पादों का निर्माण जब होता है तो दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान कर दिया। यहाँ पर कैल्शियम हो गया है और यहाँ पर सल्फेट, ये जो बेरियम हो गया है वो बेरियम जो है कि सल्फेट को ले लिया है और जो सोडियम हो गया है वो जो है कि कैल्शियम को ले लिया है। तो यहाँ पर आदान प्रदान ही करना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें जो है कि अविलेय अवक्षेपण का निर्माण होता है, इसलिए इसे जो है कि अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आपके पास आ जा रहा है कि उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो पहला हेडिंग क्या है, अपचयन, यानी कि उपचयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपचयन, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और दूसरा क्या है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जब किसी पदार्थ में मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो और जब किसी पदार्थ में मतलब कि हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास अथवा दोनों हो तो इससे उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, ठीक, उसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास भी हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कभी वृद्धि और मतलब कि ह्रास होता है, हाइड्रोजन नहीं है यानी कि ह्रास हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उसी को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दे दिया है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण को भी समझ लेते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हीट किया गया है तो यह कॉपर प्लस जल का निर्माण कर दे रहा है। उसका दूसरा देखिए, जैसे पोटेशियम आयोडाइड जो है कि लेड नाइट्रेट जब मिल रहे हैं तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बन जा रहा है और जो कि पीला अवक्षेप निकल रहा है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड जब मिल रहे हैं तो पोटेशियम जो है कि आयोडाइड और यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि अगला क्या है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ तक आप जो है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की, यानी कि उसका उल्टा, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि, तो उसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2O यानी कि हाइड्रोजन है, उसमें की उपस्थिति में कॉपर और H यानी कि जल का निर्माण हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि इसमें जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक साथ हो, ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब जिस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पर बताया गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव तो क्या होता है। तो यहाँ पर पहला आपको दिख रहा होगा संक्षारण, क्या संक्षारण। तो संक्षारण होता क्या है ये पहले जाने। जब कोई धातु जब ऑक्सीजन या आर्द्रता यानी कि नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है। जो कमजोर धातु मतलब ऊपरी परत होती है वो संक्षारित हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर हल्की काली परत जमना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण। संक्षारण यानी कि जब कोई धातु जो है कि ऑक्सीजन या मतलब कि नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वहाँ पर एक धातु पर ऊपरी परत जम जाती है, जिसे संक्षारित कहते हैं। उसका उदाहरण आप यह लिख सकते हैं, कौन सा, यह आपका उदाहरण आप एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि इसके मतलब कि रोकने के लिए क्या क्या मतलब कि उपाय लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जो है कि यशद लेपन कर सकते हैं
और यहाँ पर विद्युत लेपन और पेंट करके यानी कि संक्षारण से धातुओं को बचाया जाता है। यानी कि उपाय, बचाने के उपाय में यह आप लिख सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा दूसरा क्या होता है। तो दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो वसा युक्त, यहाँ पर वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री आप जानते हैं जो खाते पीते हैं, वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, उपचयित यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, उसे उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, यानी बदल जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। कैसे, जैसे कि टमाटर हो गया, वो हम कई दिनों रखने पर वह सड़ जाता है, उसमें से अलग प्रकार की गंध आने लगती है, उसी को हम विकृत गंधिता भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, यदि कोई चावल यानी कि पका हुआ रखते हैं कुछ देर तक, तो वहाँ पर कुछ मतलब कि अलग टाइप का गंध आने लगता है, तो वही विकृत गंधिता कहलाता है। और इसके रोकने के उपाय यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है रोकने के उपाय में। तो आप रोकने के उपाय में यह लिख सकते हैं क्या, तो प्रति आक्सीकारक का उपयोग करके और विद्युत रोधी यानी कि वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी वायु रोधी जिसमें वायु जा न पाए, जैसे कुकर हो गया, उसमें जो कि बर्तन में खाद्य रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का द्वारा शीतलन द्वारा या गैस द्वारा या तो शीतलन द्वारा आप जो है कि उस विकृत गंधिता से बच सकते हैं, या तो सूर्य की सीधी किरणें यानी सूर्य की सीधी किरणें से आप रोक सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम बारीकी से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।